तालिबान, जिसका मतलब पश्तो में छात्र होता है, 1990 के दशक की शुरुआत में अफगान गृह युद्ध 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के बीच एक क्रूर गृह युद्ध में फंस गया। सत्ता के इस खालीपन और अराज्य ने तालिबान के उदय के लिए उपजाऊ ये आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक स्कूलों या मदरसों के पश्तून छात्रों से बना था, जो युद्धग्रस्त राष्ट्र पर इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या लागू करना चाहते थे। तालिबान की विचारधारा सुन्नी इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या, जो देवबंदी विचारधारा से प्रभावित थी। उन्होंने शांति और व्यवस्था बहाल करने, युद्धरत गुटों को निरस्त्र करने और शरिया कानून द्वारा शासित एक इस्लामी अमीरात स्थापित करने का वादा किया। शुरुआत में तालिबान को कुछ लोकप्रिय समर्थन मिला, खासकर पश्तून आबादी के बीच जो चल रहे संघर्ष और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से थके हुए के उदय को बाहरी समर्थन से भी मदद मिली, खासकर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI एजेंसी ने तालिबान को अफगानिस्तान में भारतीय प्रभाव का मुकाबला करने और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रणनीतिक गहराई हासिल मूल्यवान छद्म सेना के रूप में देखा। पाकिस्तानी समर्थन के साथ तालिबान ने प्रमुख शहरों और प्रांतों पर तेजी से नियंत्रण हासिल कर लिया। अंततः 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर तालिबान के कब्जे ने अफगान संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने देश के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त कर दिया, लेकिन दमनकारी शासन के एक नए युग की शुरुआत की। तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान को एक इस्लामी अमीरात घोषित किया और शरिया कानून की एक सख्त व्याख्या लागू की। तालिबान का कठोर और अक्सर क्रूर शासन सार्वजनिक फांसी, अंगभंग और बुनियादी मानवाधिकारों के दमन द्वारा चिह्नित किया गया था। तालिबान शासन के तहत महिलाओं को विशेष रूप से गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। उन्हें घर के बाहर काम करने, स्कूल जाने या पुरुष अभिभावक के बिना घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। महिलाओं के साथ तालिबान के व्यवहार ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा की और इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन माना गया। तालिबान का शासन धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता की विशेषता भी थी। उन्होंने हजारा, शिया और अन्य गैर सुन्नी समूहों को सताया, अक्सर उन्हें हिंसा और भेदभाव का शिकार बनाया। 2001 में बामियान के प्राचीन बुद्धों का तालिबान द्वारा विनाश, जिसे सांस्कृतिक बर्बरता का कार्य माना जाता है, ने दुनिया को झकझोर दिया और उनकी छवि को और धूमिल कर दिया। तालिबान की विचारधारा और विश्व दृष्टि इस्लामी कानून या शरिया की उनकी सख्त व्याख्या द्वारा आकार दी गई थी। वे एक धार्मिक राज्य की स्थापना में विश्वास करते थे, जहां जीवन के सभी पहलुओं को इस्लामी सिद्धांतों की उनकी संकीर्ण समझ द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। शरिया कानून का तालिबान का कार्यान्वयन अक्सर कठोर और क्षमाशील था, जो पुनर्वास पर दंड पर जोर देता था। चोरी, व्यभिचार और हत्या जैसे अपराधों के लिए सार्वजनिक फांसी और अंगभंग आम सजाएं थीं। तालिबान की न्याय व्यवस्था में उचित प्रक्रिया का अभाव था और अक्सर उस पर मनमाना और अन्यायपूर्ण होने का आरोप लगाया जाता था। इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या की इस्लामी विद्वानों और मानवाधिकार संगठनों ने आस्था के विरूपण के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की थी। तालिबान के सख्त सामाजिक नियम भी रोजमर्रा की जिंदगी तक फैले हुए थे। संगीत, टेलीविजन और मनोरंजन के अन्य रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि महिलाओं पर सख्त ड्रेस कोड लागू था, जिसके तहत उन्हें बुर्का पहनना पड़ता था, जो पूरे शरीर को ढकता है। तालिबान की दमनकारी नीतियों ने भय और आइनशुस्टरुम का माहौल बनाया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी भी तरह के विरोध को दबा दिया। तालिबान की दमनकारी नीतियों और मानवाधिकारों के हनन ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान शासन को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मानने से इनकार कर दिया, जिससे देश कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे अफगान अर्थव्यवस्था और पंगु हो गई। ओसामा बिन लादेन और उसके अल-कायदा आतंकवादी नेटवर्क को शरण देने के कारण तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और बढ़ गया। बिन लादेन, जिसने सूडान से निष्कासित होने के बाद अफगानिस्तान में शरण ली थी, ने अल-कायदा के गुर्गों को प्रशिक्षित और लैस करने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किया।
11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद बिन लादेन को सौंपने से तालिबान के इनकार ने उनका अंत साबित कर दिया। भाग 5 तालिबान शासन का पतन। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद तालिबान शासन को अमेरिकी सेना के क्रोध का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया, जिसमें अलकायदा के प्रशिक्षण शिविरों और तालिबान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हवाई सहायता से तालिबान विरोधी गठबंधन उत्तरी गठबंधन ने एक जमीनी हमला शुरू किया, जिसमें प्रमुख शहरों और प्रांतों पर तेजी से कब्जा कर लिया गया। तालिबान, जो हथियारों और रणनीति में कमजोर थे, कुछ ही हफ्तों में सत्ता से बेदखल कर दिए गए। नवंबर 2001 में काबुल उत्तरी गठबंधन के हाथों में चला गया, जो तालिबान शासन के अंत का प्रतीक था। मुल्ला उमर और तालिबान के अन्य नेता अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेकर छिप गए। भाग 6 तालिबान का पुनरुत्थान। 2001 में अपनी हार के बावजूद तालिबान का खात्मा नहीं हुआ था। वे पाकिस्तान में अपने सुरक्षित ठिकानों में फिर से एकत्रित हुए और अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ एक गुरिल्ला विद्रोह शुरू किया। तालिबान ने अफगान सरकार की कमजोरी, भ्रष्टाचार और आबादी को सुरक्षा और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता का फायदा उठाया। तालिबान के विद्रोह ने वर्षों से गति पकड़ी, क्योंकि उन्होंने नए लड़ाकों की भर्ती की, स्थानीय शिकायतों का फायदा उठाया और अफीम के व्यापार से लाभ उठाया। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने सैकड़ों हजारों सैनिकों की तैनाती और अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने और उन्हें लैस करने पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पुनरुत्थानशील तालिबान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। भाग 7 दोहा समझौता और अमेरिकी वापसी। लगभग 2 दशकों के युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत के जरिए समझौता चाहा। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। समझौते में तालिबान को अलकायदा से संबंध तोड़ने, अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल होने और अफगानिस्तान को आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने का आह्वान किया गया था। बिडेन प्रशासन ने पदभार ग्रहण करने पर दोहा समझौते को कायम रखने और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रतिसादुकता व्यक्त की। वापसी की प्रक्रिया मई 2021 में शुरू हुई और अगस्त 2021 के अंत तक पूरी हो गई। भाग 8 काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी। जैसे ही अमेरिका और नाटो बलों ने अफगानिस्तान से वापसी की, तालिबान ने एक बिजली की गति से आक्रामक हमला शुरू कर दिया। प्रांतीय राजधानियों और प्रमुख शहरों पर उल्लेखनीय गति से कब्जा कर लिया। मनोबल में कमी, भ्रष्टाचार और हवाई सहायता की कमी से जूझ रही अफगान सुरक्षा बल तालिबान की प्रगति के सामने टूट गई। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने बहुत कम प्रतिरोध का सामना करते हुए काबुल में प्रवेश किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और अफगान सरकार गिर गई। 2 दशकों के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। भाग 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान की सत्ता में वापसी पर आशंका और निंदा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई देशों ने तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड, खासकर महिलाओं और लड़कियों के साथ उनके व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की। यह भी आशंका थी कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया, सहायता को निलंबित कर दिया और तालिबान पर प्रतिबंध लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मांग की कि तालिबान मानवाधिकारों का सम्मान करे, एक समावेशी सरकार बनाए और अफगानिस्तान को आतंकवाद के अड्डे के रूप में इस्तेमाल होने से रोके। भाग 10 अफगानिस्तान का भविष्य। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। तालिबान ने एक समावेशी सरकार बनाने और मानवाधिकारों का सम्मान करने का वादा किया है, लेकिन उनके कार्य अब तक उनकी बयानबाजी से कम ही रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों को अभी भी अपनी शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और पिछली सरकार के साथ सहयोग करने वालों के खिलाफ प्रतिशोध की खबरें आई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर जूझ रहा है कि तालिबान शासन के साथ कैसे जुड़ाव किया जाए। कुछ देश जुड़ाव और बातचीत की वकालत करते हैं, जबकि अन्य अलगाव और दबाव का तर्क देते हैं। तालिबान की प्रभावी ढंग से शासन करने, देश के मानवतावादी संकट का समाधान करने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने की क्षमता उनके रुख को मध्यम करने और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने की इच्छा पर निर्भर करे।